नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के गांधी आश्रम में लालती स्मारक बाल विकास कौशल योजना के तहत रोजगार परक शिक्षा और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने रोजगार परक शिक्षा का लाभ उठाया। साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले संस्था के प्रबंधक यदुनाथ उर्फ मटरू यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शिल्पकला, ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, अनेक तरह के प्रशिक्षण के साथ साथ संस्था द्वारा सरकार की मंशा और योग्यता के रूप में लोगों को रोजगार दिया जाता है। साथ ही प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाया जाता है। इस संस्था द्वारा प्रदेश के लाखों महिलाओं को अब तक रोजगार प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक सुपरवाइजर मिथिलेश यादव ने सभी प्रशिक्षण के बारे में लोगों को जानकारी दी और आवेदन करने के लिए अनुरोध किया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर आराधना यादव अध्यक्ष, प्रीति ब्यूटी, सुनीता, शकुंतला, पुष्पा, सोनम, सुषमा सहित सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने हिस्सा लिया। आइए सुनाते हैं कि प्रबंधक यदुनाथ उर्फ मटरू यादव ने क्या कुछ कहा। मैं लालती स्मारक कौशल बाल विकास के शिविर कैंप उद्योग विद्यालय गांधी आश्रम पे रास्ते पे प्रारंभ हुआ है, जिसकी प्रक्रिया आज बहुत से जनता आई है अपना शिविर कैंप का लाभ उठाने के लिए। और शासन के मंशा अनुरूप यह विभाग के कार्यक्रम में लोग उपस्थित होकर अपना परिणाम लेने के लिए निम्नलिखित पदों के बारे में, बेरोजगार महिलाओं के बारे में, लड़कियों सिलाई सीखने या अनुभव लेने के लिए उनको सिलाई मशीन और वजीफा उपलब्ध कराने के लिए उस बाबत में लोग आवेदन फार्म भरेंगे। और इस विभाग में नौकरियां हैं 22,515 जिलों में तत्काल प्रभाव से। इसी प्रक्रिया के कई जिलों 15 जिलों में चल रहा है। आज 15 तारीख को शिविर कैंप लगा हुआ है। इस कैंप में काफ़ी जनसैलाब आई है और सबका आवेदन हो रहा है। सबको सुनिश्चित लाभ पहुँचाया जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको सुनिश्चित लाभ पहुँचेगा। और इसी क्रम में जो लड़कियां सिलाई सीखना जैसे दूर दराज के आई हैं तो उनको नज़दीकी उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उनको नज़दीकी जाकर उनके घर के नज़दीकी एक शाखा होगी, उस शाखा पे अध्यापक जाकर वहाँ पर अध्यापक जाकर उनको सिलाई का अनुभव देंगे। अनुभव के उपरांत उनको जो नियुक्त रहेंगे उनको इस विभाग से वेतन उपलब्ध होता रहता है और सभी शिक्षित हो जाएंगे तो सबको उपलब्धि के रूप में सिलाई मशीन भी उपलब्ध होगी और वजीफा भी मिलेगी। और इस विभाग में जो नौकरी के बाबत में चाहेंगे, नौकरी के लिए निम्नलिखित पदों पर अपना जिस पद पे आवेदन करेंगे उनका परीक्षा कराएगी। परीक्षा के उपरांत पास होंगे तो उनको इस विभाग में के माध्यम से नियुक्ति लेटर सौंपेगा घर, उनको फिर ज्वाइनिंग कराई जाएगी और इस विभाग में उनका वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा लखीमपुर गांव निवासी शशिधर पुत्र रामाश्रय का आरोप है कि ग्राम सभा में जिला पंचायत द्वारा ग्राम सभा के चकमार की जमीन पर सेमा ईंट से सोलिंग खलंजा लगाया जा रही है। इसका ग्रामीणों ने विरोध भी किया और उसकी शिकायत लिखित तौर पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर से की। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि चकमार्ग अपने मूल रूप से जहाँ स्थित है उस पर सोलिंग नहीं लगाई जा रही, बल्कि लेखपाल द्वारा हमारे चक की जमीन में अवैध रूप से चकमार्ग निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी उप जिलाधिकारी से की गई। उप जिलाधिकारी द्वारा राजस्व टीम को निर्देशित किया गया है कि चक का सीमांकन कर उसके उपरांत ही चक मार्ग पर खलंजा लगाया जाए। लेखपाल द्वारा उप जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। साथ ही मनमाने तरीके से रिश्वत भी मांगी जा रही है, जिसकी भी शिकायत मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी से की गई। उप जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है। मेरे द्वारा राजस्व टीम को निर्देशित कर दिया गया है कि पुलिस बल के सहयोग से चक का सीमांकन कर चक मार्ग का निर्माण कराएं। आइए सुनाते हैं कि ग्राम के ग्रामवासियों ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम देवेंद्र कुमार है। लक्ष्मीपुर ग्राम सभा में एक चकरोट लगा है, पूरा खड़ंजा लगा है, उसमें पीला ईंटा का दुरुपयोग हुआ है। पीला कहने का क्या है? दोमा मतलब दोमा सेमा ईंटा। और जो है चकरोट उसका पेमेंट अव्वल का किस विभाग से लग रहा है? जिला पंचायत विभाग से लगवा रहा है। ये हवलदार यादव के। अच्छा, मतलब उनके
तो आप लोगों ने विरोध किया, गांव और ग्रामीणों ने विरोध किया होगा हाँ, इस चीज़ विरोध का? हुआ है, लेकिन जो है उसके बाद जो है ज़बरदस्ती वो कह रहे हैं कि, और उसके बाद हम लोग खेत में पत्थर नस्ब हुआ है 21/24 की पैमाइश हुई। उसके बाद जो 24 जरीब है मौके पे, 23 जरीब पे ज़बरदस्ती पटवा रहे हैं ठेकेदार। जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्ती। ठेकेदार पैमाइश करवाए हैं आप? हाँ, पैमाइश कराई गई है और सीआरओ का मुकदमा भी चल रहा है उसका पैमाइश का, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब मौके पर चल के देखा जाए वहाँ क्या स्थिति है। मतलब कि अनियमितता काफ़ी है, हाँ जी, पक्षपात का आरोप लग जी रहा जी है। जी। कि कह रहे हैं कि यादव हो तुम लोग, जो हम करवाएंगे ज़बरदस्ती पटवाएंगे। वो अरे क्या नाम है, ठेकेदार ठेकेदार गिर जाते हैं यादव हैं। या तो आप कौन हो? हम लोग भी यादव हैं अच्छा, जी। तो कितना चकमार मतलब कब से है? अरे और अभी ये 5-6 महीना हुआ है, 4 महीना। काम कब से चल रहा है? अभी जल्दी से हाँ, शुरू- जल्दी से ही, मतलब अभी पूरा बना नहीं है? नहीं नहीं, मतलब आपसे शिकायत की है इसकी? शिकायत की गई है कहाँ पे? जिले पे। उसके बाद यहाँ आज एसडीएम साहब को बताया गया तो क्या कागज दिए हैं अच्छा एसडीएम साहब को हाँ कि जो है अवैधानिक पटाई ना करें ठेकेदार। लेखपाल द्वारा भी पक्षपात किया जा हाँ, रहा है? 24 जरी के बाद ही चक्रोट है और उसके और पहले 23 जरीब पे कर दे रहे हैं। हाँ एक जरीब इधर एक जरीब उधर। हाँ मतलब चकमार को नामांकन करने में जमीन मतलब खेत की जमीन हाँ, और एक तरफ पत्थर मान रहे, एक तरफ नहीं मान रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब मनमानी चल रही है हाँ। पूरी तरह से। चलिए ठीक। क्या समस्या आपकी है? समस्या ये है कि जो हमारे गांव में चक्रोट है सही नेकवाल को नाप नहीं रहे हैं, उसकी पैमाइश ठीक ढंग से नहीं हो रही? नहीं हो रही। उसमें मतलब अनियमितता है? और मिलता है और पैमाइश सही नापी है और जो मतलब सही तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और उसमें जो गुणवत्ता जो की बात है उसमें खरंजा लग रहा है? हाँ, उसमें खंजा लग रहा खरंजा की ईटा सही है? है। ईटा जो बीच में खराब है, सही ईटा नहीं लग रहा है। उसमें खराब ईटा लग हाँ। रहा है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया नहीं, शिकायत किए थे यहाँ पे। एसडीएम से? हाँ हाँ, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? तो अभी नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो मतलब खरंजा सही लगना चाहिए और जो चक्रोट है उसको सही नापना चाहिए। अच्छा, इसके बताइए कि लेखपाल द्वारा पैमाइश के नाम पे कुछ पैसा भी मांगा जाता है? नहीं, पैसे की बात कोई नहीं कर रहे थे। अगर सही कार्रवाई नहीं करें तो फिर कुछ करेंगे उसको। आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे जिले में चुनावी पारा भी मौसम के साथ गर्म होता दिख रहा है। दिनेश लाल यादव के समर्थन में साकेत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने दिनेश लाल यादव के निरहुआ के पक्ष में चुनावी जनसंपर्क करते हुए निरहुआ को अभी से ही जीत की बधाई देने लगे हैं। फूलचंद यादव ने बताया कि इस बार का उपचुनाव भी 2024 के मुख्य चुनाव होगा। जिस तरह से जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग निरहुआ को समर्थन कर रहे हैं उससे आजमगढ़ की पूरी स्थिति अभी से ही साफ नजर आने लगी है। दिनेश लाल यादव के साथ जनसंपर्क कर फूलचंद यादव ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हुए लोकसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में जनसंपर्क किए। फूलचंद यादव ने कहा कि अगर आजमगढ़ अखिलेश यादव का दिल होता तो वो दिल छोड़कर कभी नहीं जाते। अखिलेश यादव हमेशा से ही आजमगढ़ को चुनावी फायदे नुकसान की निगाह से देखे हैं। आइए सुनाते हैं कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने क्या कुछ कहा। दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ और पूर्वांचल का सम्मान बढ़ाया है, इसलिए इस बार आजमगढ़ की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि 2 वर्ष जो कार्यकाल बचा है इसमें निरहुआ को लोकसभा में भेज करके आजमगढ़ का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सैफई हमारा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। अगर आजमगढ़ धड़कन होता और सैफई दिल होता, पूरी दुनिया देख रही है धड़कन को किस तरह अखिलेश ने नाबालिग छोड़ करके चले गए। आज इस्तीफा नहीं देते, आजमगढ़ को अपनाए रहते और दिल्ली के लोकसभा में बैठते। लेकिन जिस तरह आजमगढ़ की जनता को विश्वासघात करके आजमगढ़ की जनता को छोड़ करके चले गए, मुझे आशा और विश्वास है कि सफाई को आजमगढ़ की जनता जो है पट्टा देने वाली नहीं है। आजमगढ़ का स्वाभिमान सम्मान, आजमगढ़ की इज्जत हमने संजीत यादव जो पूरे देश के महत्वपूर्ण नेता थे, हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पैदा किया, लोकसभा के सांसद रहे, राम नरेश यादव यहाँ थे। इस तरह न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं ने आजमगढ़ की धरती को सजाया और संवारा है। लेकिन सफाई परिवार के लोग जिस तरह इलाहाबाद का चुनाव होता है, कभी बलिहारी बाबू के मरने के बाद जिस तरह बलिहारी बाबू के लड़के का अपमान किया गया, जिस तरह दलित जात के बेटे का अपमान किया गया, कभी नहीं। कभी बलिहारी बाबू के लड़के को टिकट, कभी रमाकांत को टिकट, कभी अंशुल यादव को टिकट, कभी किसी को टिकट, मैं समझ, कभी डिम्पल को टिकट, और आज
बदायूं छोड़कर जो बदायूं की जनता, एक मौर्य बिरादरी भारतीय जनता पार्टी की बेटी ने उनको लोकसभा में हराया था। बदायूं छोड़ करके आजमगढ़ की जनता में जो वोट मांगने आए हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि धर्मेंद्र अभी आजमगढ़ की राजनीति के लिए तुम कच्चे खिलाड़ी हो। आजमगढ़ की जनता इतिहास रचती है, जब भी इतिहास रचने का मौका आया है आजमगढ़ की जनता ने इतिहास रचा है। मुझे आशा और विश्वास है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी का, प्रदेश नेतृत्व योगी जी का और आजमगढ़ की जनता जो है बिल्कुल मन बना लिया है कि दिनेश लाल निरहुआ को ऐतिहासिक जीता करके और आजमगढ़ की जनता में जो 2 साल के कार्यकाल बचे हैं, विकास की गंगा हम बहाएंगे और समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। यादव जात के लोगों ने समझ लिया है, यादव जात के लोग अब सफाई के नाम पट्टा देने वाले नहीं हैं। अखिलेश का हम सम्मान करते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका हम सम्मान करते हैं। संजीत यादव का सम्मान किए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। रामलेस यादव मुख्यमंत्री थे, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन पलायन करके सफाई से कोई नौजवान आएगा तो आजमगढ़ में लाखों हजारों नौजवान हैं जो धर्मेंद्र के बराबर हैं। मुझे आशा और मुझे ये कहना है कि पूर्व सांसद रमाकांत यादव को इतिहास का ज्ञान नहीं है। पहले इतिहास पढ़ करके इस तरह हास्यास्पद बयान देना चाहिए। वो नहीं जानते कि नचनिया रहने वाले एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे। तमिलनाडु के आज जो मुख्यमंत्री हैं, एक्टर रहे, करुणानिधि जी के लड़के हैं वो रहे। जयललिता जी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जी जो मशहूर अभिनेत्री रही हैं, अभी हमारी पार्टी की नेता हैं। और मैं समझता हूँ तुलसी मेरे आंगन की वो महान कलाकार रही स्मृति ईरानी ने, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। और राजनीति के कूटनीतिज्ञ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने हरा दिया। मुझे आशा और विश्वास है पूरे पूर्वांचल की जो भोजपुरी भाषा है, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल का सम्मान बढ़ाया है। इस बार दिनेश लाल निरहुआ जो है आजमगढ़ में ऐतिहासिक जीत करके और जो बदायूं और इटावा से पलायन के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आए हैं, उनकी जमानत जब्त कर देंगे। हमारी लड़ाई तो गुड्डू जमाली से, बसपा उम्मीदवार से है और समाजवादी पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी। आजमगढ़ की जनता ने पिछले दिनों 2 साल लगातार कोरोना रहा। यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद चुन करके गए हैं। मैं समझता हूँ आजमगढ़ के किसी भी समस्या से कोई सरोकार उनका नहीं था और हम लोग आशा और विश्वास रखते थे कि आजमगढ़ के स्वाभिमान सम्मान के साथ अखिलेश खिलवाड़ नहीं करेंगे, आजमगढ़ की लोकसभा को नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ ये चंजीत यादव की धरती रही है, ये रामलेस यादव की धरती रही है। ये रामलेस यादव, चंजीत यादव का धरती का उन्होंने अपमान किया है, यादव समाज के जात का अपमान किया है। आजमगढ़ में जितने भी यादव नेता हैं सबको दफन करके और एक जो पलायनवादी नेता है धर्मेंद्र को चुनाव लड़ा करके आजमगढ़ के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूं पूर्वांचल की छाती का महान कलाकार हम लोगों का बीच में है और ये पूर्वांचल की नाक है और भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया में दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ और पूर्वांचल का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए इस बार आजमगढ़ की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि 2 वर्ष जो कार्यकाल बचा है इसमें निरहुआ को लोकसभा में भेज करके आजमगढ़ का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सैफई हमारा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। अगर आजमगढ़ धड़कन होता और सफाई दिल होता, पूरी दुनिया देख रही है धड़कन को किस तरह अखिलेश ने। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने सपा नेता के एक बयान पर पलटवार कहा है। कहा कि मेरी हैसियत का अंदाज़ा वो क्या लगाएंगे जो कभी एक प्रधानी ही ना जीता हो। सीधे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की इस संबोधन को सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने एक सपा नेता ये कहते हुए कि सपा नेता मुंबई से आए हुए हैं, उन्होंने इस तरीके से बात कही है। इस पर क्या पलटवार कहा है हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन शाह आलम गुड्डू जमाली के मुख से ही ये बात सुनिए। चलो भाई अब क्या किया, देखिए ये समाजवादी पार्टी के लोग, बड़ी सीधी सी बात है कि उनको वोट आपका पूरा चाहिए, पूरा वोट चाहिए। एक भी वोट अगर इधर उधर गया तो उनकी आंखें नाक भाव चढ़ने लगती है, मगर नेता नहीं चाहिए।
झोला उठाने वाला आदमी चाहिए। एमपी एमएलए बन सकता है, मगर शर्त यह है कि वो गूंगा रहेगा, वो बहरा रहेगा, उसको बोलने की इजाजत नहीं है। अभी तो मैं कहना नहीं चाहता, एक साहब आए ना बॉम्बे से, घूम रहे, घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले आए थे, कह रहे थे मेरी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है। वीडियो होगा ना, यही लोग पहले जब चुनाव नहीं था 6 महीने पूरा घूम रहे थे प्रदेश में, बहुत बड़े मानो नेता, किसी ने कहा नहीं था घूमने के लिए, मगर घूम रहे थे। फिर एक दिन बुला के कह गए कि तुरंत बंबई चले जाना और चुनाव तक आना नहीं। फिर हैसियत नहीं हुई कि आ जाए, लेकिन है अब यही फर्क है गैरतमंद आदमी में, और यही फर्क है उस आदमी में जिसने अपनी इज्जत आबरू को बेच दिया। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कौम को एक कहते ना कि जिल्लत को सहने के लिए मजबूर कर रखा है। वरना अगर हिम्मत होती सर उठा के कह देते, अपने ही खानदान को टिकट नहीं दिला पाए, हमसे कह रहे थे ना अभी एक मीडिया में, मैं तो उस पर बहुत वो नहीं करना चाहता था, एक पैर पे खड़े रहे। अरे आपकी हैसियत मुझे पता है भाई साहब, पता है मुझे आपकी हैसियत। आप अपने सगी खानदान को एक टिकट नहीं दिला पाए तो आप मेरा क्या कर लेंगे। और मैं आपसे कहता हूं आज इस मंच से कि आना मेरे पास, अगर गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी में रहेगा तो एक नहीं, अगर आपको जरूरत होगी तो भी को टिकट दिला दूंगा बहन जी से। वो जमाने गए जब मैं तुम लोगों की साजिश का शिकार हो गया था, और मैं थुक्के चाटने वाला भी नहीं हूं, मैं एक गैरतमंद आदमी हूं। मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तब भी मैंने कहा कि इस दल का, इस नेता का, इन कार्यकर्ताओं का मुझ पे एहसान है, राजनीतिक वजूद मेरा इनकी वजह से है। अगर एक भी वीडियो, एक भी बयान कोई लाके दिखा दे तो मैं कल ये जिला छोड़ के चला जाऊंगा, राजनीति से चला जाऊंगा। झूठ बोल के राजनीति नहीं करता ये गुड्डू जमाली तुम लोगों की तरह से, इसलिए कि आपने तो अपनी आबरू बेच डाली। और इनकी पॉलिटिकल हैसियत भी मैं बता दूं, यही एक गांव है मंजीर पट्टी, पता कर लेना जाके, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ये शख्स वहां एक प्रधान ही नहीं जीता पाता है। विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल आर्यमगढ़ द्वारा गुरुवार को आजमगढ़ नगर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर देश के अनेकों राज्यों में कट्टर इस्लामिक जिहादियों द्वारा की गई पत्थरबाजी व हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के विभाग संयोजक कुंवर गजेंद्र सिंह ने कहा कि देश में कट्टर जिहादी ताकतों द्वारा आए दिन किसी न किसी बहाने हिंदुओं पर योजनापूर्वक हमले किए जा रहे हैं। हमारे कानून और संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, पुलिस बलों और शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अब हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, ऐसे दुष्कृत्यों का खुलकर विरोध करेगा। आज इसी क्रम में देश के सभी जिलों में एक साथ बजरंग दल प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्ट्रेट चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इसके उपरांत जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल ने ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि जिन मस्जिद मदरसों से भीड़ ने निकलकर पत्थरबाजी की उन सभी को चिन्हित कर NIA के से जांच कराई जाए और जहरीले भाषण देने वाले मुल्ला मौलवियों नेताओं पर कठोर कार्रवाई की जाए। पत्थरबाजी में सम्मिलित रहे सभी जिहादियों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। PFI तबलीगी जमात एवं जमीयत उलेमा हिंद जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए। जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है उन स्थानों को चिन्हित कर अनिवार्य रूप से पुलिस चौकी स्थापित की जाए तथा वहां तैनात पुलिसकर्मियों को पर्याप्त सुविधाएं एवं अधिकार दिए जाएं। समूचे कार्यक्रम का नेतृत्व बजरंग दल आर्यमगढ़ के जिला संयोजक शशांक तिवारी ने किया। इस अवसर पर विहिप के विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के साथ तमाम बजरंग दल आर्यमगढ़ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या नाम है? कुंवर गजेंद्र सिंह, विभाग संयोजक बजरंग दल आजमगढ़ विभाग। किस लिए धरना प्रदर्शन है? आज हम ये पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं जिसमें रामनवमी पर शोभा यात्रा हो, हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा हो, नुपुर शर्मा का बयान हो या नवीन जिंदल का बयान हो, इन सब बयान के पीछे मुसलमान समाज द्वारा एक प्रायोजित घटना करके हिंदुओं को दुकान के जलाना हो, हिंदुओं के घर को जलाना, उनकी गाड़ी को जलाना, मंदिरों को तोड़ना, ये सब एक प्रायोजित घटना है। आज इन सब घटनाओं के क्रम में बजरंग दल महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और ये मांग किया है कि पूर्व में जो 2 घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जो भी मौलाना मौलवी सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। जो देश के अंदर भड़काऊ भाषण देते हैं उनके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई हो, जिला बदर हो। जो भी मस्जिदें या उनके जो भी
मदरसे हैं उनके ऊपर NIA जांच हो, तकलीकी जमात PFI जैसे संगठन है इनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जहां पर अपने हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हैं वहां पर पुलिस चौकी स्थापित हो और हिंदुओं की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। इस देश में जिन हिंदुओं को जान से मारने की धमकी मिलती है उन हिंदुओं की सुरक्षा हो और धमकी देने के ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ऐसी मांग के साथ आज बजरंग दल राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति महोदय इस घटनाओं को अपने संज्ञान लेकर सरकार को तत्काल कार्रवाई करने के लिए आदेशित करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। अतरौलिया से खबर है, जहां गांव में बिजली नहीं, मीटर में कनेक्शन नहीं, लेकिन उपभोक्ताओं को मिल रहा है बिजली का बिल। ग्रामवासी परेशान है। बता दें कि लगभग 11 वर्ष पूर्व पलिया करौदी गांव में बिजली के तार चोरी हो जाने के बाद भी बिजली सुचारू रूप से 11 वर्षों से गांव में नहीं पहुंची है। वही गांव के निवासी फिरतू राजभर दीवानानाथ कोमल नंदलाल निर्मल ने आरोप लगाया है कि जब बिजली ही नहीं है, मीटर में कनेक्शन नहीं लगाया गया है, ऐसे में बिजली विभाग द्वारा बार बार बिजली बिल दिया जाता है। इसमें कई लोगों का हजारों का बिल आता रहता है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इस संदर्भ में उपखंड अभियंता ब्रजेश कुमार राव ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। गाँव में बिजली जिस दिन से चालू की जाएगी, लोगों के मीटर में बिजली पहुंचेगी तो मीटर रीडिंग देखकर बिजली बिल निकाला जाएगा तथा पुराने बिल संशोधन कर भुगतान किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। दीनानाथ मौर्य, कहाँ के निवासी? पलिया के। क्या समस्या है आपकी? सर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली की है और 2011 से आज तक बिजली आई नहीं है। किसी तरह इधर उधर से बिजली लाते हैं और काम करते हैं। अभी समस्या बता रहे थे कि आपके यहाँ कनेक्शन नहीं लगा है, अब बिल आ गया है। हाँ जी, ये बताइए क्या है? ये देखिए बिजली, मैं क्या बताऊँ, ये आप स्वयं देख लीजिए। मतलब कनेक्शन आपके यहाँ नहीं लगा है? नहीं लगा और आपके नाम से बिल आ गया जी। कितने बिल आया है? ये सब देखिए 16,000 कुछ रुपए का। अच्छा, 16,000 कुछ का, बिना कनेक्शन के 16,000 का बिल आ गया जी। कभी आप किसी अधिकारी के पास गए दिखाने इसको? किसको दिखाएं? अभी जो सर्वे वाले आते हैं, अब 2 महीने 4 महीने में ये काम हो जाएगा। कभी होता नहीं। बिजली नहीं, 2011 के बाद बिजली नहीं आई है। नहीं जी। तो आपका बिल आ गया जी 16,000 रुपए जी। आप क्या चाहोगे? आप अधिकारी को कुछ कहना चाहोगे? अधिकारी को क्या चाहेंगे कि और बिजली का बिल और ज्यादा दे। हाँ, बिना कनेक्शन के भेजते रहे, क्या करेंगे? निर्मल, पलिया करौंदी। क्या समस्या? समस्या सर ये बिजली का है। हाँ, हम लोग 2011 से बिजली आई नहीं रही, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सबको। गांव में बिजली नहीं आ रही है, आपका मीटर में कनेक्शन जुड़ा है? नहीं सर। तभी बिल आ रहा है? हाँ, बिल तभी बिल कितना दिए थे? 5,000 से ऊपर कुछ है। 5,000 से ऊपर है। हाँ, तो ये आता होगा बिल निकालने, इसको आपने शिकायत किया? वो कहते हैं हम बिजली में उसमें बिल आवे चाहे ना आवे, इसमें बिल हम दे रहे हैं। अगर आपके यहाँ कनेक्शन नहीं है और बिल आ रहा है? हाँ, बिल ऐसे देख के गए, उनसे पूछा गया कि मीटर देख के बिल बताओ, तो कह रहे हैं कि उसमें हम मीटर नहीं जानते हैं, उसमें बिल कब से बिजली नहीं आ रही है? 2011 सर। रामदरस राजभर। आपके पिता के नाम? फिर तो राजभर। क्या है समस्या? समस्या है हमारे गांव में बिजली की 11-12 साल से दिक्कत है। तभी आप बता रहे थे कि कनेक्शन नहीं है आपका? कनेक्शन मतलब मीटर लगा हुआ है, मीटर लगने के बाद बिल आ रही, कनेक्शन नहीं हुआ। कोई अधिकारी आया चेक करने? कोई नहीं आया। खंबे से अभी तक आपका मीटर में कनेक्शन नहीं जुड़ा? नहीं। बिल आ रहा है? बिल आ रही आया होगा लगभग? एक बार 6,000 आई थी, एक बार 14,000 आई थी। अभी शिकायत किया आपने? कई बार, इसीलिए तो हम लोग मीटर वाले बोले कि जब बिल नहीं आ रहे तो कैसे बिल, मीटर कनेक्शन हुआ ही नहीं लाइट का, तो बिल कैसे दे रहे हो? तो कोई और अधिकारी कहीं और शिकायत किया आपने? नहीं। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के पलिया करौदी गांव में लगी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत लगी बिजली के तार को 2011 में चोर काट ले गए, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज तक इस गांव में बिजली का तार नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी समस्या हो रही है। गांव में लगे 13 खंभों से बिजली का तार गायब है, जिसे चोरों द्वारा काट लिया गया है। यह वाकया 2011 का है। तब से आज तक बिजली विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से इस गाँव में बिजली का तार नहीं लगा और लोगों को बिजली भी नसीब नहीं हुई। गाँव के लोग दूसरे गाँव से जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बांस बल्ली के सहारे किसी तरह गांव तक कुछ घरों में बिजली पहुंचाई। वहीं पढ़ने वाले बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत पढ़ाई की हो रही है, जहां बिजली न मिलने के कारण बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। लोगों का कहना है कि आज़ाद भारत में पहली समस्या है, जहाँ 11 वर्षों से गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली नहीं पहुंच रही है। इसे लेकर ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। इस संदर्भ में उपखंड अभियंता ब्रजेश कुमार राव ने बताया कि इस गाँव का मामला मेरे संज्ञान में है, जिसका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। सर्किल के चीफ को भेज दिया गया है। जल्द ही RDSS स्कीम के तहत इस गाँव के लिए फंड डोनेट कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द बिजली सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। ये सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। संजय राजभर, पलिया के। आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? क्या आप किस क्लास के छात्र हैं? BA मेमोरी में पढ़ रहा था, मेरा BA वहीं से चल रहा है। आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजली की। इसमें तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे थे? बिजली बस वही चल रहा है, जो मतलब किसी के पास इमरजेंसी लाइट से पड़ रहा है,
किसी के पास मान लो अगर व्यवस्था है तो पेट्रोल डीजल उसी से। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरे गांव से हाँ, गाँव से लाइट लाए हैं 2 किलोमीटर दूर से, मतलब वही खंबे उम्बे गाड़ के बांस बल्ली करके किसी माध्यम से, मतलब 2-4 घंटे जो भी लाती है उसी के माध्यम से मतलब चल रहा है बस। कितने गांव की आबादी कितनी होगी आपके लगभग वही 120-150 के कितने होंगे इस गांव में लगभग? छात्र सब बहुत हैं पढ़ने वाले। कैसे पढ़ते होंगे लोग, क्या उन लोग की भविष्य कैसे चलता होगा, आप बताइए। भविष्य अब देख ही रहे हैं घर की जो समस्या है, अभी अब सभी लोग तो बताए हैं उसी की एक आपके घर के बगल में प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे भी हम देख के आ रहे हैं बिजली पंखा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। बच्चे कैसे रहते होंगे, कैसे रहते हैं? अब वहाँ का क्या हम बताएं उन लोगों के बारे में। बिजली के लिए आपने कहीं शिकायत किया गाँव? हाँ, बहुत बार रिपोर्ट की गई थी, ऐसी बार नहीं 2500-3000 बार रिपोर्ट की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उसके बारे में। अतरौलिया क्षेत्र के पलिया करौदी स्थित प्राथमिक विद्यालय में 11 वर्षों से बिजली विभाग की उदासीनता के कारण विद्यालय में बिजली नहीं पहुंची। विद्यालय में कुल 5 कमरे हैं जहां पंखे भी लगे हैं। वहीं विद्यालय में कुल 6 बच्चे पढ़ते हैं जिनका भविष्य अधर में है। भीषण गर्मी और बरसात में बिना बिजली के ही बच्चों का पठन पाठन कराया जाता है। वहीं विद्यालय में बने शौचालय में भी बिजली न आने के कारण पानी की सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ हैंडपंप के सहारे पानी पहुँचाया जाता है। जब किसी विद्यालय को चुनाव में बूथ भी बनाया जाता है। विगत 11 वर्षों से इस बूथ पर भी बिजली नहीं पहुंची, जहां चुनाव के समय वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है। विद्यालय की प्रधानाचार्य माधुरी सिंह ने बताया कि मैं यहां 2010 से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। तब से आज तक ना तो यहां बिजली की व्यवस्था हुई और ना ही पानी की, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कई बार अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से किया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले के छोटे छोटे बच्चों ने बताया कि हम लोग भीषण गर्मी में बाहर निकलकर पढ़ते हैं। विद्यालय के कमरे में पंखे लगे हैं, लेकिन बिजली ना आने के कारण कभी पंखे नहीं चलते। आइए सुनाते हैं कि प्रधानाचार्य और स्कूल के बच्चों ने क्या कुछ कहा। अंजलि किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 3 में पढ़ती हो। यहाँ पंखा चलता है स्कूल में? जी नहीं। गर्मी में रहती हो? जी। क्या क्यों नहीं चलता है पंखा? बिजली है? हाँ जी, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। कब से पढ़ रही हो इस विद्यालय में? जी। कै साल हो गया इसमें पढ़ते हुए? 3 साल हो गया। 3 साल में कभी पंखा चला है? नहीं चला है। मैडम आपका? माधुरी सिंह। आप कहाँ की हेड मास्टर हैं? किस विद्यालय की? प्राथमिक विद्यालय पहले। कब से आप यहाँ पे ज्वाइनिंग की है? 2010 से। मैडम यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, बच्चे गर्मी में बाहर बैठे हुए हैं जी। क्या लाइट की व्यवस्था यहाँ पे है? जी नहीं। कब से नहीं है लाइट की व्यवस्था? ये बहुत पहले से नहीं है जी। कभी भी आपने अपने उच्च अधिकारी को शिकायत किया इसका कि भाई? जी हम शिकायत किए हैं बहुत बार। क्या कहते हैं उच्च अधिकारी लोग? अब पता नहीं क्या लोग कहते हैं, हाँ हो जाएगा ऐसे लोग बोलते हैं। अच्छा, मतलब बच्चे चाहे गर्मी चाहे आप लोग खुले में बैठा पंखा नहीं चलता यहाँ का? नहीं। जब वही काम लगता है तो वहीं से तार लोग खींच के अपना चलाते हैं। पानी का काम हुआ समरसेबल, जब ये इसमें काम होता है तो। कितने कमरे हैं आपके यहाँ टोटल? 5। 5 कमरे पंखे लगे हुए हैं, वायरिंग हुई है, केवल बिजली की व्यवस्था नहीं है? जी नहीं। कितने बच्चे टोटल आपके विद्यालय में? 106। और कितने हेड मास्टर कितने लोग टीचर कितने लोग हैं? 3 टीचर हैं, सहायक अध्यापक और मैं एक प्रधानाध्यापक और एक शिक्षा मित्र। तो पूरी गर्मी भर आप लोग बिना बिजली के रहे? बिना बिजली का रहते हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के पलिया करौदी गांव में लगी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत लगी बिजली के तार को 2011 में चोर काट ले गए, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज तक इस गांव में बिजली का तार नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी समस्या हो रही है। गांव में लगे 13 खंभों से बिजली का तार गायब है, जिसे चोरों द्वारा काट लिया गया है। यह वाकया 2011 का है। तब से आज तक बिजली विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से इस गाँव में बिजली का तार नहीं लगा और लोगों को बिजली भी नसीब नहीं हुई। गाँव के लोग दूसरे गाँव से जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बांस बल्ली के सहारे किसी तरह गांव तक कुछ घरों में बिजली पहुंचाई। वहीं पढ़ने वाले बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत पढ़ाई की हो रही है, जहां बिजली न मिलने के कारण बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। लोगों का कहना है कि आज़ाद भारत में पहली समस्या है, जहां 11 वर्षों से गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली नहीं पहुंच रही है। इसे लेकर ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। इस संदर्भ में उपखंड अभियंता ब्रजेश कुमार राव ने बताया कि इस गाँव का मामला मेरे संज्ञान में है, जिसका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। सर्किल के चीफ को भेज दिया गया है। जल्द ही RDSS स्कीम के तहत इस गाँव के लिए फंड डोनेट कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द बिजली सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। ये सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। संजय राजभर। कहाँ के निवासी हैं? पलिया के। आप किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? क्या आप किस क्लास के छात्र हैं? BA मेमोरी में पढ़ रहा था, मेरा BA वहीं से चल रहा है। आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजली की। इसमें तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे थे? बिजली बस वही चल रहा है, जो मतलब किसी के पास इमरजेंसी लाइट से पड़ रहा है, किसी के पास मान लो अगर व्यवस्था है तो पेट्रोल डीजल उसी से। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरे गांव से हाँ, गाँव से लाइट लाए हैं 2 किलोमीटर दूर से, मतलब वही खंबे उम्बे गाड़ के बांस बल्ली करके किसी माध्यम से, मतलब 2-4 घंटे जो भी लाती है
उसी के माध्यम से मतलब चल रहा है बस। कितने गांव की आबादी कितनी होगी आपके लगभग? लगभग वही 120-150 के। कितने होंगे इस गांव में लगभग? छात्र सब बहुत हैं पढ़ने वाले। कैसे पढ़ते होंगे लोग, क्या उन लोग की भविष्य कैसे चलता होगा, आप बताइए। भविष्य अब देख ही रहे हैं घर की जो समस्या है, अभी अब सभी लोग तो बताए हैं उसी की। एक आपके घर के बगल में प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे भी हम देख के आ रहे हैं बिजली पंखा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। बच्चे कैसे रहते होंगे? अब क्या मालूम कैसे रहते हैं, अब वहाँ का क्या हम बताएं उन लोगों के बारे में। बिजली के लिए आपने कहीं शिकायत किया गाँव? हाँ, बहुत बार रिपोर्ट की गई थी, ऐसी बार नहीं 2500-3000 बार रिपोर्ट की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उसके बारे में। कृष्ण कुमार मौर्य। कहाँ के निवासी? पलिया करौदी। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पर जैसे बिजली की समस्या है हमारे गांव में। हमारे गांव में 2011 में बिजली का तार जो है 13 खंभे का चोरी हो गया था, जिसके बाद हम खुद जो है 23 फरवरी 2017 से लगातार मैं 300-3500 एप्लीकेशन दिया हूँगा, लेकिन बिजली विभाग द्वारा आज तक सिर्फ एक आश्वासन के स्तर पर सिर्फ कार्रवाई की गई है। इसके बाद अभी तक कोई ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई है। गांव में कैसे क्या अभी बिजली है गांव में? गांव में जैसे दूसरे गांव से 2-2.5 किलोमीटर से तार जो है खींचकर बांस बल्ली के सहारे किसी तरह ग्रामीण जो है अपना काम चलाते हैं, वो भी आज के डेट में 5 वाट का बल्ब नहीं जल रहा है। आप एक छात्र हो जी, पढ़ाई लिखाई कैसे होती है रात में? अब जैसे शाम को लाइट कट जाती है तो मिट्टी का तेल भी मिलना बंद हो गया है, तो सरसों का तेल जब लाइट भी नहीं चार्ज हो पाती है तो कभी कभी सरसों का तेल भी जलाकर पढ़ना पड़ता है। तो क्या अधिकारी किस अधिकारी को क्या आश्वासन मिला है, कुछ मिला? जैसे एक्सीजन द्वारा जैसे पहले जो रामपाल यादव जी थे हमारे यहाँ में, तो आज की डेट में चौथे सेक्शन में चले गए हैं यहाँ पे थे, तो उन्होंने सिर्फ जो है 2 महीना करके आश्वासन दिया। पहले योजना के अंतर्गत देते थे, अब जो है इसके पहले जो है रिम्पैड स्कीम में दे रहे थे। रिम्पैड स्कीम में इस गांव का विद्युतीकरण होने वाला नहीं है, क्योंकि रिम्पैड स्कीम में गवर्नमेंट का जो है अधिकारियों का कहना, ऊँचे अधिकारी का कहना है कि अगर विद्युतीकरण करवाया जा रहा है इसमें से 30% तार जो है वापस करना पड़ेगा, और 30% तार गवर्नमेंट वापस कहाँ से अधिकारी करेंगे? गांव में बिजली आई है क्या? आज की डेट में जैसे दूसरे गांव से लाइट किसी तरह लोग जला रहे हैं, वो भी नहीं पूर्ति हो पा रही है। गांव की आबादी कितनी होगी? लगभग हम जानते हैं 120 घर होगा। कितने होंगे? लगभग 60 से 70 से प्लस है। बिजली के बिल आप लोग जमा करते हो? कुछ लोग जमा करें मजबूरन, कुछ लोग नहीं जमा करते। पूजा मारे। कहाँ की निवासी है? ग्राम पलिया करौदी। क्या समस्या है इस गांव की? सबसे बड़ी समस्या बताइए। सर 2011 से यहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली बहुत कम आती भी है तो 5 वाट का बल्ब जो है वो जलता ही नहीं है, तो हम लोगों को पढ़ने में बहुत समस्या होती है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजली के तार चोर लोग तब से बिजली नहीं आई है, दूसरे गाँव से आप 2 किलोमीटर दूर से तार लाई, ये क्या सही है? इसका ये क्या कारण, ये बताइए। सही है सर। क्या है कारण, पूरा बताइए आप अपने से। सर जैसे बिजली नहीं आती है तो अब लाइट की कहाँ से प्रॉब्लम है, वही है कि जैसे बिजली जब से चोरी हो गई थी तार, तब से बिजली आई नहीं है, तब लाइट की समस्या होती है। किसी तरह से इधर उधर से लाइट ला के बाद बल्ली के सहारे सब लोग लाइट लेके आते हैं, बस वही गांव में थोड़ी बहुत लाइट रहती है। आप पढ़ती हैं? जी। किस क्लास में? B.Ed सेकेंड ईयर। कैसे अंधेरे में कैसे पढ़ती हैं, इसके बारे में बताइए। सर सरसों का तेल जला के पढ़ते हैं। तो क्या बिजली विभाग के कर्मचारी कभी आए, कभी देखे? कभी 1-2 बार आए हैं, फिर उसके बाद कभी उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2011 के बाद से बिजली बिल्कुल नहीं मिली आप लोगों को? जी नहीं। तो कैसे गर्मी हुआ, बरसात हुआ, कैसे आप लोग जीवन काट रहे हैं? सर रहे हैं किसी तरह से। कैसे पढ़ाई कैसे करती होंगी? वही तेल जला के, सरसों का तेल, डीजल जलाएंगे। आपके हिसाब से कितने लेडीज विद्यार्थी होंगे, मतलब कितनी महिला विद्यार्थी होंगे? सर मिला के लगभग 40-50। सब ऐसे ही पढ़ती हैं? जी। पीड़ित और अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की भारत की संसद में आवाज बनूंगा, ये बातें डॉक्टर रामदुला राजभर के द्वारा आयोजित राजभर प्रतिनिधि सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कही। उन्होंने कहा कि जिस समाज का शानदार इतिहास रहा हो, जिस समाज में महाराजा सुहेलदेव जी जैसे महान पुरुष ने जन्म लिया हो, जिनकी वीरता और बहादुरी तथा उस समय जनता के बीच उनकी जो सेवाएं थी वह आज भी उदाहरण बनी हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से दबे कुचले शोषित समाज के लोगों के इतिहास को तोड़ा भी गया है और रोका गया है। नेताजी ने हमेशा समाज के पिछड़े लोगों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को अखिलेश यादव ने और भी आगे ले जाने का प्रयास किया है। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के सिपाही के तौर पर मेरे राजभर समाज के लोगों में आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान और हक दिलाने के लिए सड़कों पर लाठी भी खानी पड़ेगी तो खाएंगे, और संसद में सरकार से आंख में आंख मिलाकर जवाब मांगने की भी जरूरत पड़ी तो जवाब भी मांगेंगे। उन्होंने उनसे आने वाली 23 जून को समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से रामदुला राजभर जी, विद्यार्थी जी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग लगे हैं आपके बीच में, हमेशा आपका और उनका
आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के लोग कमर कसना शुरू कर दिए हैं। शहर में स्थित एक हाल में पहुंचे बसपा के दिग्गज नेता पूर्व एमएलसी प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश त्रिपाठी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया कर्मी से रूबरू होते हुए प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि आजमगढ़ की धरती ऐतिहासिक धरती है। आजमगढ़ के लोग अपने को पहचानते हैं। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा अपनी इज्जत पर नहीं बचा पाएगी। आजमगढ़ के निवासी गुड्डू जमाली को भारी मतों से जनता जिताने का भरपूर मन बना लिया है। सपा और भाजपा ने सिर्फ जनता को धोखा दिया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता के साथ धोखा किया और आजमगढ़ को छोड़कर चले गए। क्या समाजवादी पार्टी में आजमगढ़ का कोई लाल चुनाव लड़ने लायक नहीं था कि उन्होंने अपने परिवार को पुनः आजमगढ़ के लिए उतार दिया। उसी तरह भाजपा ने निरहुआ को टिकट देकर सिर्फ आजमगढ़ के लोगों को धोखा दिया है। समाज के वो भी आपके हमारे के साथ में और आजमगढ़ के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर है। आरपीएफ पुलिस के जवान भूपेंद्र यादव आज शहीद हो गए हैं। इस घटना के बाद पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने दुख जताया है और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना किया है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं जहाँ आरपीएफ पुलिस के जवान भूपेंद्र यादव आज शहीद हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दें। पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने घटना पर दुख जताया है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज मिल्लत गर्ल्स इंटर कॉलेज और पंडित राहुल सांकृत्यायन स्कूल द्वारा मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिल्लत गर्ल्स इंटर कॉलेज एवं पंडित राहुल सांकृत्यायन स्कूल के छात्र छात्राओं के मध्य पेंटिंग, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। दीदारगंज थाना के पुष्पनगर में घटित दुष्कर्म और हत्या के प्रयास की घटना से संबंधित अभियुक्त करण उर्फ डब्बू राजभर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त के कब्जे से असलाह, कारतूस व घटना में प्रयुक्त मेटेलिक पंच बरामद हुआ है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने विधिवत जानकारी दी है। सुनिए। कल थाना दीदारगंज अंतर्गत घटित बलात्कार व हत्या के प्रयास की घटना के संबंध में थाने पर 150/22 धारा 376D, 364, 307 IPC 325 SC/ST एक्ट की एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर के मुख्य अभियुक्त डब्बू उर्फ करण राजभर पुत्र केदार राजभर को आज एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना दीदारगंज की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसको दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, जो पीड़िता हैं उसका मोबाइल, इसका खुद का मोबाइल और एक मेटेलिक पंच जो इसने घटना में इस्तेमाल किया था और एक मोटरसाइकिल ये बरामद हुआ है। 3 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। घटना के संबंध में प्राथमिक पूछताछ में इसने ये बताया कि वर्ष 2017 से पीड़िता से ये परिचित था। फ़ोन पे इसकी बातचीत होती थी। घटना वाले दिन खाना मंगाने के बहाने इसने पीड़िता को बुलवाया था। ये अभियुक्त जो है शराब पीने का आदी है, जिससे पीड़िता काफ़ी परेशान थी और इसमें रोक टोक की जाती थी। अभियुक्त के अनुसार इसी कारण से उसने घटना कारित की और घटना कारित करने के दौरान उसने मेटेलिक पंच से पीड़िता के चेहरे पर वार किया, जिसकी वजह से उसको चेहरे पर इंजरीज आई हैं। जो अभियुक्त ने ये बातें बताई हैं पूछताछ के दौरान, इनको विवेचना के दौरान तस्दीक किया जाएगा। और भी जो लोग घटना में शामिल हैं, एक अज्ञात व्यक्ति जो एफआईआर में नामजद था, उसके बारे में भी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। आगे विवेचना करते हुए जो भी इसमें लोग घटना में शामिल होंगे, विवेचना के दौरान जो भी पाए जाएंगे, कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने बड़े अरमानों से अखिलेश यादव को अपना सांसद चुना था, लेकिन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की समस्याओं से जुड़ा एक भी प्रश्न संसद में नहीं उठाया। हम भी सांसद हैं, हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानकर उनको हल कराने का कार्य किया। 14,000 करोड़ रुपए मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च किया। समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़ से केवल वोट लेने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ के विकास के लिए, आजमगढ़ की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब आजमगढ़ का अरमान समाजवादी पार्टी के साथ टूट गया है। भोजपुरी माटी के लाल दिनेश लाल यादव और निरहुआ को आजमगढ़ की जनता इस उपचुनाव में अवसर दे। जो काम आज तक नहीं हुआ, आजमगढ़ की जनता के लिए वह काम दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 2 वर्षों में ही कर दिखाएंगे। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए। उसका कारण यहाँ के सांसद रहे
लोग ही हैं जिन्होंने एक बार भी आजमगढ़ का कोई बात सदन के ऊपर नहीं रखा कि यहाँ कोई ये समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या होगी, यहाँ पानी की समस्या होगी, यहाँ सिंचाई की समस्या होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र का कितना काम कर सकता है, मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने 8 साल में 13,600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से लेकर के अपने यहाँ खर्च किया है। अखिलेश यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं, वो तो चाहते जिस दिन एक दिन भी बोल देते प्यार से तो 2,000 करोड़ रुपया मिल जाता, 5,000 करोड़ रुपया मिल जाता, और जो मुख्यमंत्री रहे हो। तो इसलिए मैंने ये शब्द कहा कि आजमगढ़ अपने दुर्भाग्य को आज हटाने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव को अपना यहाँ का प्रत्याशी बनाई है। दिनेश लाल यादव एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने कला के साथ साथ समाज के दायित्व को उतनी ही गंभीरता से लेता है। मुझे तो लगता है अगर ये देखा जाएगा कि सांसद बनने के बाद 2019 में यहाँ से अखिलेश यादव जी की कितनी उपस्थिति रही है, दिनेश लाल यादव की कितनी, तो उसमें दिनेश लाल यादव का ज़्यादा उपस्थिति दिनेश लाल यादव के तरफ से यहाँ के बिंदुओं को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के स्तर पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर पे ज़्यादा उठाई गई है। तो हम आज सबके आज विद्वान मीडिया के थ्रू आजमगढ़ से यही प्रार्थना करने आए हैं कि आजमगढ़ एक बार दिल खोल करके अपने धरती के बेटा को दिनेश लाल यादव को सपोर्ट करे, कमल का बटन दबाए 23 जून को। और यही प्रार्थना के साथ मैं आजमगढ़ में रोड शो के लिए जा रहा हूँ। हम आप सभी से यही कहने आए हैं कि हमारे दिनेश भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर जो उनके विरोध में है वो भी 10 मिनट उनसे मिल के बैठ के बतिया लेंगे तो उनके मुरीद हो जाएंगे। और दिल से हमारा विश्वास है वो बहुत अच्छा काम करेंगे। हम आजमगढ़ की जनता से एक बार हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि एक बार आप लोग उन्हें मौका देकर देखें। हमारा दिल से विश्वास है कि वो आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। और बार बार आप लोग एक सवाल कर रहे थे, कोई नचनिया बोल रहा था, तो इस विश्व के सबसे पहले नचनिया है भोलेनाथ। इससे ज़्यादा क्या कहें, जो विश्व को बनाया है वही विश्व का सबसे पहला नचनिया है। आप भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं, आप हमारे सनातन का अपमान कर रहे हैं। तो जो इसको समझने वाले लोग हैं अपमानित करने वाले लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और दिल से विश्वास है कि इस बार हमने जितने लोगों से बातचीत की उसके आधार पे हम कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ की जनता बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी को मौका देने जा रही है। बस भगवान का नाम लीजिए और दिनेश लाल भैया को जिताइए, उन्हें 2 साल का मौका दीजिए, उसके बाद फिर से चुनाव है। आप 2 साल का मौका दीजिए, उसी में देख लेंगे आप लोग कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं दिनेश भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले गांव बाद सारिकपुर और सुल्तानीपुर के 2 युवकों में कहा एक ही युवती से प्रेम संबंध को लेकर गुरुवार सुबह आपस में कहासुनी के बाद मारपीट और चाकूबाजी तक बात जा पहुंची, जिससे एक युवक को चाकू लगने से घायल होने पर पहले पीजीआई चक्रपानपुर भर्ती कराया गया, बाद में जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। बताते चले कि तरवा थाना क्षेत्र के कबूतरा गाँव की एक युवती का प्रेम संबंध मेहनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानी गांव के सनी रामपुत्र कमले से हो गया। इसी बीच सनी को जानकारी हुई कि युवती का संबंध इसी थाना क्षेत्र के बाद सारिकपुर गांव निवासी शिवम पुत्र गब्बर से हो गया। इस बात सनी को नागवार लगी और उसने शिवम से मिलकर युवती से प्रेम न करने के लिए कहा। साथ ही सनी ने ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की बात कही थी। इसी को लेकर दोनों युवाओं में आपसी कहासुनी के दौरान सनी ने चाकू शिवम पर हमला कर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर सिंहपुर चौकी प्रभारी सुभाष तिवारी ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और घटना की जांच के बाबत परिजनों से पूछताछ की। वही आरोपी युवक को पुलिस तलाश रही है, जबकि पूछताछ के लिए आरोपी पक्ष के कुछ लोगों से थाने लाकर पूछताछ कर रही है।
आजमगढ़ जनपद के मेहनगर थाना क्षेत्र की सिंहपुर पुलिस चौकी अंतर्गत आने वाले गांव बाद सारिकपुर और सुल्तानीपुर के दो युवकों में एक ही युवती से प्रेम पर संबंध को लेकर आपस में कहासुनी के बाद मारपीट और चाकूबाजी तक बात पहुंच गई, जिससे एक युवक को चाकू लगने से घायल होने पर पहले पीजीआई चक्रपानपुर भर्ती कराया गया, बाद में जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। बताते चले कि थाना तरवा क्षेत्र के कबूतरा गांव की युवती का प्रेम संबंध मेहनगर थाना क्षेत्र के सुल्तानीपुर गांव के सनी राम पुत्र कमलेश से हो गया। इसी बीच सनी को जानकारी हुई कि युवती का संबंध इसी थाना क्षेत्र के बाद सारिकपुर गांव निवासी शिवम पुत्र गब्बर से हो गया है। यह बात सनी को नागवार लगी और उसने शिवम से मिलकर युवती से प्रेम न करने के लिए कहा। साथ ही सनी ने ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की बात ही कही थी। इसी को लेकर दोनों युवाओं में आपसी कहासुनी के दौरान शिवम ने चाकू से सनी पर हमला कर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर सिंहपुर चौकी प्रभारी सुभाष तिवारी ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और घटना की जांच के बाबत परिजनों से पूछताछ की। वही आरोपी युवक को पुलिस तलाश रही है, जबकि पूछताछ के लिए आरोपी पक्ष के कुछ लोगों से थाने लाकर पूछताछ कर रही है। राज्य बाल संरक्षण आयोग लखनऊ एवं श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे एवं देवेंद्र सिंह द्वारा अशोक यादव प्रभारी AHTU हरिशंकर चाइल्ड लाइन के साथ संयुक्त टीम द्वारा बाल श्रमिकों की चिन्हांकन आज वनकट जीएनपुर आजमतगढ़ के प्रतिष्ठानों, दुकानों, होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के 11 किशोर बाल श्रमिकों अवमुक्त चिन्हांकित करते हुए संबंधित सेवा आयोजकों को अधिनियम के अंतर्गत नोटिस निरीक्षण टिप्पणी जारी की गई। साथ ही निरीक्षण टीम द्वारा व्यापारियों, दुकानदारों को बाल श्रम चिन्हांकन अभियान के बारे में बताया गया कि किसी भी दशा में बाल श्रमिकों से कार्य न कराया जाए। जिन प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक कार्य करते हुए पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा उप श्रम आयुक्त राजेश कुमार ने। सर, आज जनपद में जो प्रतिष्ठान है, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो उनका चिन्हांकन हुआ है या अवमुक्त कराने के संबंध में जो श्रम विभाग का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कितने लोग सर के खिलाफ कार्रवाई की गई है? सर, आज राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुक्रम में हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे और देवेंद्र सिंह द्वारा और जो AHTU की टीम है उनके संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न स्थानों पर बाल श्रम जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें कि 11 बच्चों को चिन्हांकित किया गया। ये चिन्हांकित बच्चे जनपद आजमगढ़ की बनकट, आजमगढ़ और जीएनपुर क्षेत्रों के हैं, जिन प्रतिष्ठान की सेवा आयोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी की गई और उनके खिलाफ बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बाल श्रम रोकने के लिए ये अभियान 12 से 19 जून के मध्य में चलाया जाना है, जिसमें कि 14 और 18 वर्ष के बच्चों को या 18 वर्ष से जो नीचे बच्चे हैं उनको चिन्हित कर उनके सेवायोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में जीएनपुर कोतवाली में संयुक्त रूप से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा उपचुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए मातहतों को कड़े निर्देश दिए एवं बूथों पर मूलभूत सुविधाओं और परेशानियों की हकीकत जानने के लिए जीएनपुर प्राथमिक विद्यालय प्रथम बूथ का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि चुनाव के समय अराजक तत्वों पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। हर हाल में पारदर्शी, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है एवं तैयारियों को देखते हुए कड़े निर्देश मातहतों को दिया गया है। इस दौरान बुरहानपुर सर्किल क्षेत्र के समस्त थानाध्यक्षों एवं सगड़ी सर्किल क्षेत्र के समस्त थानाध्यक्षों एवं अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भारी बारी से क्षेत्रों की जानकारी ली गई। लोकसभा उपनिर्वाचन जनपद में है, तो उसी के सिलसिले में आज सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था की तैयारियां हैं उनकी हम लोगों ने यहाँ समीक्षा की है और आवश्यक निर्देश दिए गए। ठीक है, हमारे जो लोग शांति व्यवस्था में कोई समस्या क्रिएट कर सकते हैं तो उनके विरुद्ध नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। मूल रूप से हमारा उद्देश्य यह है कि निर्वाचन सकुशल और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो।
आजमगढ़ में संत सेवा संगठन आर्यमगढ़ की एक बैठक करतालपुर स्थित श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में गुरुवार को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता महंत श्री रामविलास दासी महाराज व संचालन पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने किया। बैठक में संगठन की मजबूती और पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि आज देश के कोने कोने में सनातन धर्म का बिगुल बजाने वाले सनातन धर्म रक्षक साधु संत महात्मा के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इससे हमारा साधु समाज काफी असंतुष्ट है। इसका एक ही कारण जिस तत्व के बल पर समाज की सेवा रक्षा की जाती है, आज उसी का अभाव हो गया है। ऐसी तमाम बातें कही, आपको सीधे सुनवाते हैं। मैं सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, मंत्री संत सेवा संगठन आर्यमगढ़। आज जो हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के प्रति लोगों की धारणाएं गलत की जा रही हैं, उसके विरुद्ध हम जन जागरण करने हेतु, लोगों में प्रेम का भाव संचार करने हेतु इस संगठन की स्थापना किए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश धर्म आधारित राजनीति करता था, तब जो है भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था और हमारे धर्म के मूल में सनातन धर्म रहा है। आज सनातन धर्म को मानने वालों की स्थिति यह है कि जो हमारी अगुवाई करते हैं साधु महात्मा लोग, उनके जीवन यापन पर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वो वृद्ध हो जाते हैं, उनके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर उनको पर्याप्त धन नहीं प्राप्त हो पाता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो हम इस संगठन के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि ऐसे समस्त मंदिर जहाँ पर धन की समुचित व्यवस्था न हो, वहाँ के महंत, वहाँ के पुजारियों को पेंशन दिया जाए और जितने भी हमारे साधु संत लोग हैं उनका सरकार अपने तरफ से स्वास्थ्य बीमा करावे, ताकि उनके इलाज में कहीं से कोई भी दिक्कत न हो। और हम जो है पूरे भारत का संपूर्ण समाज आपस में प्रेम से रहे, सब लोग सुख शांति से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ इस सेवा संगठन के माध्यम से हम लोगों के बीच में कार्य करेंगे। आज बाबा ये बैठक की गई है, क्या है इसका? आज बैठक जो है आजमगढ़ में संत सेवा संगठन के नाम से आर्यमगढ़ में एक संगठन बना है। इसका मेन उद्देश्य है आपस में साधु संत महात्मा का प्रेम और सामंजस्य बना कर के रहना है, और दूसरे जो किसी प्रकार के जो सनातन धर्म के लिए सेकुलरवाद को दिखाकर शोषण, दोहन, उत्पीड़न करने के बारे में सोच रहा है, उससे डटकर मुकाबला करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे। और जो गरीब तबके के महात्मा हैं जो दवा नहीं करा पाते हैं, उनके लिए हम आपस में एक चंदा का से पैसा अर्जन करके हम उनकी मदद करेंगे। जो किसी प्रकार का मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें धनोपार्जन की परेशानी हो रही है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। किसी मेधावी बालक के IIT, PMT, IIIT, NDA, IAS, PCS में वह करने में उसके पास माता पिता की आर्थिक परेशानी हो रही है, हम सभी लोग एक एक पैसा दे करके उसकी मदद करेंगे। अपने राम जी का यही उद्देश्य है और इसी के लिए संगठन बनाया। इसका कार्यालय राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर करतालपुर ब्रह्म स्थान में रखा गया है। इस संगठन के बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो किसी प्रकार का आपसी प्रेम का सामंजस्य बना रहे और दूसरे का सहयोग करना और सनातन धर्म का जो जड़ को मजबूत करना, यही हमारा उद्देश्य है। पुलिस अधीक्षक बलिया राजकर नैयर द्वारा किसी भी प्रकार के आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु थाना कोतवाली अंतर्गत श्रीराम घाट के पास बलिया पुलिस को बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिसकर्मियों को विधि विरुद्ध भीड़ को वितरित करने के लिए दंगा नियंत्रण उपकरणों में खबर, रबर बुलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस की गोली, एंटीराइन गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया तथा पुलिसकर्मियों को दंगाइयों बलवाइयों पर एंटीराइट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड, टीयर, स्मोक सेल आदि के प्रयोग के संबंध में समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया।
ड्रिल जिस तरीके से समस्त एसआई और इंस्पेक्टर आए हुए हैं सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं अगर कोई दंगा होता है तो किस तरीके से बलिया पुलिस उसको रोकेगी, हैंडल करेगी? देखिए, समय समय पे जनपद पुलिस के द्वारा विभिन्न टाइम पे बलवा ड्रिल और अन्य ड्रिल करवाई जाती है। आज भी हम सब जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, विभिन्न थानों से हमने अपने सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स को बुलाया गया है, जिनको मुख्य रूप से जो हमारा नॉन लीथल एम्यूनिशन है और हमारा बलवा ड्रिल या जो अन्य हमारी ड्रिल्स होती हैं जिसको लेकर के हमको भीड़ पे अगर नियंत्रण पाना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें किन किन नियमों का हमको ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों के लिए करके सबको बुलाया गया है, ताकि सब लोग यहाँ से वापस जा करके अपने थाना क्षेत्र में जो बाकी के सिपाही हैं अपने थाने पे पोस्टेड, उन लोगों को भी इसके बारे में बता सकें। और समय समय पे हमारी ये कार्रवाई होती है, जिससे हमारी कोशिश होती है कि सब थाने के लोग कवर हो जाएं। यहाँ पे सभी सीओ साहब, एडिशनल साहब भी हैं, सीओ साहब भी जा करके इसके बाद अपने सर्कल में ड्रिल करवाते हैं। ये हमने खाली इलाका चुना है जहाँ से हम, ताकि हम टीयर गैस और ग्रेनेड्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवा सकें लोगों को फेंकने की, और ये खाली एरिया, यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, तो ऐसे में सब अपनी मॉक ड्रिल पूरी कर सकेंगे। सब देखा जाता है कि चूँकि जो स्टाफ आपका आया हुआ है, इंस्पेक्टर या एसआई, कम से कम 2-4 महीने 6 महीने बाद इस तरीके से होती है मॉक ड्रिल, तो ऐसे में देखा जाता है कि कई, जैसे हमने देखा कि कई लोग सही से थ्रो नहीं कर पा रहे हैं। थ्रो होना चाहिए तो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किस तरीके से आप इन लोगों को आप समझाएंगे, बताएंगे? देखिए, मॉक ड्रिल का मकसद ही ये होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो उस समय हम लोग तैयार रहें। तो ऐसे में अगर यहाँ पे कोई कमी रहे या किसी भी चीज़ में हमको लगता है कि यहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है, मॉक ड्रिल में जब हम जान जाते हैं कि हमारी को कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो हमारे पास समय रहता है कि हम प्रैक्टिस करके उसको सुधार लें। और ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी में कोई कमी होगी। इस चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्टिंग में सभी को दी जाती है, और हम लोगों के द्वारा भी समय समय पे, मेरे टाइम पे ही मैं मेरे ख्याल से चौथी बार इकट्ठा करके विभिन्न लोगों को ये ड्रिल करवा रहा हूँ। तो ऐसे में ताकि पता चल जाए, और जहाँ पे हमको लगता है सुधार की आवश्यकता है वहाँ पे व्यक्ति अपने आप में सुधार ले आए, ताकि जब ज़रूरत के समय ज़रूरत पड़े तो उस समय किसी से कोई गलती ना हो। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे अचानक घटनाएं हुई, ऐसे में बलिया क्या सेफ जोन में आप देखते हैं? किस तरह से तैयार, कैसे मतलब आपका तैयारी है? देखिए, हमारे द्वारा दोनों इसके लिए दोनों स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं। हमारे द्वारा सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद स्थापित करके उन तक बात भी पहुंचाई जा रही है, और इसके साथ साथ हमारी जो फोर्स है, हमारी जो टीम है, वो बलिया के हर नागरिक को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तैयार है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिस तरीके से ज़रूरत होगी हम न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को काबू करने की कोशिश करेंगे। मॉक ड्रिल में कौन सा कॉमन चीज़ है जो पुलिस को सिखाया जा सकता है, और वो कभी भी दंगा फैले तो वो तुरंत उसको प्रयोग में लिया जा सकता है? देखिए, मॉक ड्रिल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो विभिन्न नॉन लीथल एम्यूनिशन हमारे द्वारा थाने को दिया गया है, उसको यूज़ करने का क्या तरीका है और किस तरीके से प्रभावित। लखनऊ में चिन्हट थाने के सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव को लखनऊ एंटी करप्शन टीम ने 5000 रुपये घूस लेते अधरंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मुकदमे में धारा बढ़ाने को लेकर ये सिपाही पैसे की मांग किया था। तो खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां चिन्हट थाने के सब इंस्पेक्टर प्रदीप यादव को एंटी करप्शन टीम ने 5000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। लिखा रहे थे, सर में आ गए। अरे क्या मतलब है? अरे बंद करो यार, बंद करो। जी भैया।